अप्रैल 2003 को उस समय हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कश्मीर गए, श्रीनगर, और उन्होंने एक जनसभा में कहा कि मैं पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाने को तैयार हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो केस है, जो डेथ हुई, उसको लेकर के बहुत सारी भारत की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सवाल टाइम एंड अगेन खड़े होते रहे हैं। हर देश अपने हित को देखता है, कोई भी देश ये काम नहीं करता है कि किसी और देश की मदद करें। जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, उस समय अमेरिका के रिश्ते 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ खराब हो गए थे। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। 1962 में जब हमारा चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय हमारे सोवियत संघ के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन सोवियत संघ के चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। तो उस समय 1962 में अमेरिका ने हमें ज़्यादा मिलिट्री सप्लाईज दिया। बाहर से तो लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली है, पर वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई। पाकिस्तान एक नया देश था और उसको संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में आना था, तो उस पर वोटिंग हुई। उस वोट में सिर्फ एक देश ने पाकिस्तान के मेंबरशिप के खिलाफ वोट किया था, और वो देश था अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन के साथ काम करना और रशियन फेडरेशन के साथ काम करना, भारत का के साथ जो अप्रोच था, दोनों ही अलग अलग देशों का, वो कैसे इवॉल्व हो? सोवियत यूनियन और रूस दोनों भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टर्स और दोस्त रहे हैं। 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ बांग्लादेश के संदर्भ में, उस समय अमेरिका ने पूरी तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब जब सोवियत यूनियन टूट गया 1990 में और जो नया रशिया उभरा, तो उसमें शुरू में जो उनके नेता थे वो अमेरिका और यूरोप से अपने रिश्ते बनाना चाहते थे। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स की जब बात होती है, जियोपॉलिटिकली भारत की जो कूटनीति है उसके बारे में जब बात होती है, कुछ ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल होती हैं, जिसके चलते आज हमने सोचा कि इतना जब इंटरनेशनल अफेयर्स आसपास जब गतिविधियां चल रही हैं, इंटरनेशनली बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ना एक ऐसे मेहमान को हम जागरण मंथन पर आमंत्रित करें जो हमें एक बेटर इंसाइट्स दे पाएँ इस पूरी प्रोसेस में, और ख़ासकर जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो नीति रही है, पॉलिसी रही है, और किस तरीके की रही है और क्या अप्रोच हमेशा से भारत की रही है, जिसके चलते एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गेस्ट हमारे साथ हैं। अरुण के सिंह फॉर्मर एम्बेसडर हैं यूएस, इजराइल, फ्रांस एंड सो मेनी फेदर्स टू हिज हैट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि मैं बहुत दिनों से प्रयास था कि आप जागरण मंथन पर आएँ, और जागरण मंथन के लिए बहुत वी आर वेरी डेस्टिन्ड कि 90 एपिसोड अब पूरे होने को हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं, हमारा प्रयास रहता है कि यंग क्राउड को हम वो सारी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो उनके लिए भारत को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, और यही मंशा है जागरण मंथन की। सर, शुरुआत करूंगी कि एज अ इंडियन डिप्लोमेट आपने, जैसा मैंने बोला कि फ्रांस, यूएस, इजराइल आपने सर्व किया। आपका करियर समझना चाहूँगी कि कितने साल कहाँ पे कैसे आपने बिताए? तो करीब 37 साल मैंने बिताए भारतीय विदेश सेवा में, और उस दौरान मैंने 6 देशों में काम किया। और आमतौर पर किसी भी देश में हम 3-3.5 साल काम करते हैं। 3 देशों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा मैंने रशिया, जापान और इथियोपिया में काम किया था, और फिर कई सालों तक, करीब 10 साल तक मैंने दिल्ली से विदेश मंत्रालय में विदेश नीति के संदर्भ में काम किया था। तो इस तरह एक करियर प्रोफाइल रहा। इसमें कुछ जो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे कि मेरी पहली पोस्टिंग मॉस्को में हुई, क्योंकि विदेश सेवा में हम सबको एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता था, और मैंने रशियन को अपना फॉरेन लैंग्वेज चूज़ किया, इसलिए कि उस समय सोवियत संघ जो था, भारत 81-82 की बात कर रहे हैं, जब सोवियत यूनियन था, तब वो रशियन फेडरेशन नहीं बना था। और सोवियत यूनियन दुनिया का 2 सुपर पावर में एक था।
भारत का बहुत अच्छा दोस्त था। हमें सोवियत संघ से पॉलिटिकल एरिया में, डिफेंस एरिया में बहुत सपोर्ट मिला था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा रशियन लैंग्वेज सीखता हूँ। और वैसे भी लोग कहते थे कि रशियन लिटरेचर बहुत ही रिच है, रशियन लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं 1 साल करीब मैंने सोवियत संघ में काम किया, जो कि अलग ही सिस्टम था, एक कम्युनिस्ट सिस्टम था। और कई साल बाद मैं वापस मॉस्को गया 1997 से 2000, और एक ही शहर में मैंने काम किया, पर 2 अलग अलग देश थे, पहले सोवियत संघ फिर अब रशियन फेडरेशन। और उस समय बिल्कुल अलग ही पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इलेक्शंस। जब मैं पहली बार गया सोवियत संघ में तो उस समय कहते थे 2 अखबार थे, pravda जिसका मतलब था सच्चाई, और इज़वेस्तिया जिसका मतलब था न्यूज़। और कहते थे pravda में कोई इज़वेस्तिया नहीं है और इज़वेस्तिया में कोई pravda नहीं है। और फिर जब अब दूसरी बार गए मॉस्को में काम करने, कई टेलीविज़न चैनल, करीब 100 अखबार, तो सूचना प्राप्त करना बिल्कुल साधारण हो गया था, जबकि पहले तो एक तो ये फिर मैंने इज़राइल में काम किया। और इज़राइल पैलेस्टीन इशू एक ऐसी परिस्थिति है जो आप कहीं भी रहे, फ्रांस में भी जब था, अमेरिका में जब था, तो इस पे बातचीत होती रहती है। और जब मैंने अमेरिका में काम किया तो अमेरिका एक तरफ से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और दुनिया का अभी भी, हालांकि बैलेंस थोड़ा बदल रहा हो, लेकिन अभी भी सबसे ताकतवर देश है। तो उस देश के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना आर्थिक दृष्टिकोण से, तकनीकी, पॉलिटिकल, डिफेंस बहुत महत्वपूर्ण रखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैंने विदेश सेवा में काम किया तो अपने एक्सपीरियंस में ये 3-4 जिन स्थितियों में मैं इन्वॉल्व था, मेरे लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे। ये तो आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आप अपने करियर में मानते हैं विदेश सेवा में, तो ऐसा कौन सा आपका डेप्यूटेशन था या करियर स्टिंट था जिसको आप कहते हैं कि दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर? तो मैं कहूँगा 2 मेन। एक तो मैंने विदेश मंत्रालय में जब काम किया तो 10 साल भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, उससे मैं जुड़ा हुआ था। और ये तीनों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। खासकर जैसा कि आप जानती हैं, पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारा पड़ोसी है और हमारी स्वतंत्रता के पहले हम एक देश थे, तो इस वजह से काफ़ी उसमें चैलेंजेस हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने सबसे शुरू में काम करना शुरू किया 1989 में, 1988-89 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो। और कहा जाता था कि ये एक यंग जनरेशन है, पहला पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है जो कि प्रधानमंत्री के पद पे काम कर रहा है। अब इन लोगों में पार्टीशन की जो बिटरनेस थी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री गए पाकिस्तान सार्क समिट के लिए, और कई डेकेड्स के बाद भारत का एक प्रधानमंत्री जा रहा था पाकिस्तान, और मीटिंग वगैरह अच्छी रही। फिर फैसला हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री वापस जाएंगे बायलैटरल विज़िट पे, और जून 1989 में वो गए पाकिस्तान फिर एक बायलैटरल विज़िट पे, और वो भी बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट्स हुए, कई चीज़ों पे बात आगे बढ़ी। तो लगा कि शायद हम एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं। और उस साल आपको याद होगा 1989 में दिसंबर 1989 जनवरी 1990 कश्मीर का माहौल बदल गया, और बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर 1000 ईयर वॉर की बात करने लगी, और उसका फिर भारत की तरफ से रिस्पांस किया। तो फिर रिश्ते बिल्कुल ही अलग दिशा में जाने लगे। बहुत टेंशन रहा अगले 4-5 साल। तो एक पॉजिटिव शुरुआत थी, लेकिन कोलैप्स कर गया। फिर दूसरी बार जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में मैंने इस रिलेशनशिप पे काम शुरू करना किया, तो ये था 2001 में। उसके पहले परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए थे जुलाई 2001 में, तो उतना सक्सेसफुल विज़िट नहीं रहा। कोशिश थी कि सक्सेसफुल हो, पर नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी थी। फिर 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस इस रीजन में आने लगी अफ़गानिस्तान में, तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व बढ़ गया।
फिर आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और उसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व था, पाकिस्तान का उनको सपोर्ट था। फिर भारत में हमने ऑपरेशन पराक्रम किया, हमने पाकिस्तान से रिश्तों को काटा, कई दिशा में ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई, बस सर्विस बंद कर दी गई, उनके मिशन को, यहाँ जो एम्बेसी हाई कमीशन था उसको हमने 50% घटा दिया, हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया गया। तो वो सिलसिला था और काफ़ी तनाव था रिश्तों में। फिर अप्रैल 2003 को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कश्मीर गए, श्रीनगर, और उन्होंने एक जनसभा में कहा कि मैं पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाने को तैयार हूँ। और एक सेंटेंस उन्होंने कहा, सारा माहौल बदल गया। फिर एक पीस प्रोसेस शुरू हो गया और जो 2004 में फिर वो पाकिस्तान खुद गए, जनरल मुशर्रफ के साथ उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ जहाँ पाकिस्तान ने फिर कहा कि वो टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर ऑफिशियल लेवल और बातचीत शुरू हुई। वो पीस प्रोसेस जो शुरू हुआ और उस समय सीज़ फायर भी हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो 2008 तक चला। लेकिन 2008 में मुंबई में 26/11 हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद वो रिलेशनशिप अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो एक तो ये मैंने देखा, और दूसरा अमेरिका में चूँकि वो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, तो अच्छा हो या बुरा, वहाँ जो फैसले होते हैं उसका हम सभी पे इम्पैक्ट होता है। तो उससे इंगेज करना पड़ता है, हम अग्री करें नहीं करें, जिन विषयों पे वहाँ डिस्कशन हो रहा है, किस तरह फैसला जा रहा है। तो उस तरह का डीप इंगेजमेंट विद डोमेस्टिक थिंकिंग किसी भी देश में, डोमेस्टिक प्रोसेसेस किसी भी देश में, वो कहीं और नहीं होता है। उसके अलावा बाहर से तो लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली है, पर वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। कुछ है उनके पास शक्ति, लेकिन वहाँ जो यूएस कांग्रेस है, जिसके इलेक्शन अलग से होते हैं, और वो अपने को को-इक्वल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ इनिशिएटिव लेना चाहे, कांग्रेस ब्लॉक कर सकता है, और अगर कांग्रेस राष्ट्रपति को रोकना चाहता है, खुद इनिशिएटिव ले लेता है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया के साथ आगे बढ़ना चाहते थे अपने फर्स्ट टर्म में, और कांग्रेस नहीं चाहती थी, तो कांग्रेस ने अपनी इनिशिएटिव पे एक लेजिस्लेशन पास किया जिसको कैट्सा कहते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसके ज़रिए कोई भी अगर रशिया से इकोनॉमिक या डिफेंस मेजर परचेज करे तो उसको सैंक्शन हो सकता था, और ट्रंप इसको रोक नहीं पाए, क्योंकि जानते थे कि अगर वीटो करेंगे तो कांग्रेस अपने वीटो को ओवरराइड कर देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बता रहे हैं, ऑडियंस के लिए बहुत कुछ ये नया रहेगा, ये जो आपने बताया है। जी, तो वो मेरे लिए एक बहुत अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस था। और आज भी आप देख रही हैं कि बाइडेन थे, अब ट्रंप आने वाले हैं, तो इसको देख के सब जगह अटकलबाजी लग रही है कि ट्रंप 2.0 में हमारे रिश्तों पे क्या असर होगा, और दुनिया में जो अमेरिका रूस के रिश्ते, अमेरिका चीन के रिश्ते हैं, उस पर क्या असर होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपका ये जो पूरा करियर टेन्योर रहा है, ये उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अगर ऐसे पूछूं आपसे कि आपने कई अलग अलग देश के, भारत के प्रधानमंत्री जो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, आपने राजीव गांधी का नाम लिया, वहाँ से लेकर के मोदी 1.0, 2.0, आप 2.0 में भी थे, 2.0 में 1.0 में जब आप यूएस में थे, फ्रांस में और यूएस में थे। तो अगर मैं आपकी ये करियर जर्नी पूछूं कि अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अलग अलग विजन या स्ट्रैटेजी होती है अपने नेबर्स को लेकर के या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, जियोपॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे फिर वो चाइना की बात करूं या मैं पाकिस्तान की बात करूं, यूएस के साथ या रशिया के साथ बात करूं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे भारत इवॉल्व हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के? तो दो चीज़ें हैं। शुरू में तो मैं बहुत जूनियर लेवल पे था, तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री से एक्सेस नहीं होता था। फिर लेटर स्टेज ऑफ करियर मगर विजन
तो हाँ उस वक्त बिल्कुल बहुत बिल्कुल। clear रहता जब होगा। वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उस समय जॉइंट सेक्रेटरी रूप में इंटरेक्शन होते थे उसका डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय 1.0 में, तो वो ज़रूर। तो एक तरफ लोगों ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में ब्रॉडली बाईपार्टिजन कंसिस्टेंसी रहा है। अब जैसे अमेरिका से ही रिश्ते लें आप, तो जो नई रिलेशनशिप शुरू हुई है वो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शुरू किया था। हमारे सैंक्शंस, हमारे जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे 1998 में, लेकिन उसके बाद 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए और बहुत ही सक्सेसफुल विजिट रहा। हमारे पार्लियामेंट में भी उन्होंने भाषण दिया, 5 दिन उन्होंने लगाए हिंदुस्तान में। तो उससे नए रिश्ते शुरू हुए और वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। और वाजपेयी जी ने कहा था उस समय कि जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी नई बात थी कि इंडिया और यूएस नेचुरल एलाइज हैं, हम भी डेमोक्रेसी हैं, वो भी डेमोक्रेसी है। तो बात आगे बढ़ी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस पार्टी से, और उस समय आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट बुश थे अमेरिका में और यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया। ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि उसके पहले अमेरिका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे उन्होंने सैंक्शन लगाया, स्पेस टेक्नोलॉजी पे सैंक्शन लगाया था। और जब अमेरिका ने फैसला किया कि वो भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर जब उन्होंने देखा कि अगर ये बढ़ाना है तो हम क्या करें, तो उन्होंने फैसला किया अगर ये करना है तो हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे रिस्ट्रिक्शंस हटाने होंगे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एक बार वो करते हैं तो बाकी हाई लेवल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो सकता है। तो उस समय आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात से आगे बढ़ना चाहते थे तो उनके खिलाफ भी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, क्यों यहाँ एक माहौल था कि अगर हम इस तरह अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाएं तो क्या हम सबसर्विएंट हो जाएंगे, हमारी जो ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्या उसको चैलेंज मिलेगा। तो वो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि कितने भी रिलेशंस हम बढ़ाएं हम इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग रखेंगे, तो उन्होंने बढ़ाया। और उसके जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसमें भी आपने देखा कि अमेरिका के साथ जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, जब ट्रंप 1.0 में, बाइडेन जब राष्ट्रपति थे, रिलेशनशिप आगे ही बढ़े हैं। और एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ है पिछले साल जनवरी 2023 में दोनों देशों ने अनाउंस किया कि नया इनिशिएटिव हम शुरू करेंगे, पार्टनरशिप ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, साइबर, 6G, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस एंड स्पेस। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई सालों से अमेरिका कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे हम चाइना को टेक्नोलॉजी एक्सेस रोकेंगे। और अब नेशनल उनका मैसेज था, क्योंकि ये दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने लॉन्च किया था, तो मैसेज था कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पे हम कोऑपरेट करना चाहते हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ पे। और सब कहते हैं कि ये जो नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ हैं वो द वे वी लिव, द वे वी वर्क, सबको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, तो शुरू करेंगे। और उसके बाद कई फैसले हुए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स में 6 अमेरिकी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि G414 जेट इंजन जो है उसकी टेक्नोलॉजी 80% तक वो भारत से शेयर करने का अप्रूवल उन्होंने दे दिया है। और वो कहते हैं कि इस लेवल का अप्रूवल उन्होंने किसी भी देश को नहीं दिया। तो वो मैंने देखा है कि एक तरफ से कंसिस्टेंसी रही है और सारे प्रधानमंत्री जिनका काम जो मैं देख पाया जब मैं काम कर रहा था और बाहर से भी, वो भारत की इंटरेस्ट को उन्होंने आगे रखा है। और हमारे फॉरेन पॉलिसी की एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हम करें उस समय भारत के जो लोग हैं उनका प्रॉस्पेरिटी में विकास हो। तो ये मैंने सब प्रधानमंत्री के साथ देखा। आपने अफ़गानिस्तान की भी बात करी कि आप जब किस तरह से जब अफ़गानिस्तान में तालिबान को हटाया गया, नेटो किस तरह से अपना उन्होंने यूएस और नेटो का किस तरह से उस पूरी प्रक्रिया में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, और फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के चलते हामिद कारज़ाई को प्रेसिडेंट बनाया गया अफ़गानिस्तान में। आप डेस्क पे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भारत में उस वक्त डेस्क पे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी आप थे, तो बहुत क्लोजली वो पूरा प्रोसेस आपने फॉलो किया होगा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान
के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस है। हालांकि लोग सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान छोटा देश है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि पाकिस्तान ने कई बार अफ़गानिस्तान के टेरिटरी को यूज़ किया है टेररिस्ट को ट्रेन करने के लिए भारत के ख़िलाफ़। आपको याद होगा 1996 में जब अमेरिकी एम्बेसीज़ को अटैक किया गया था केन्या में और टंजानिया में, तो उस समय उसके रिस्पांस में बिल क्लिंटन ने क्रूज़ मिसाइल्स से अटैक किया था कुछ कैंप्स को अफ़गानिस्तान में, क्योंकि उनका ये असेसमेंट था कि वहाँ अलकायदा की ट्रेनिंग हो रही है। बाद में पता चला वहाँ तो लश्कर तौयबा की ट्रेनिंग हो रही है। तो उन्होंने उसको यूज़ किया था। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बहुत पुराने हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं। तो लेकिन 1996 में जब तालिबान पहली बार काबुल में आए सत्ता में, तो हमें अपना एम्बेसी को बंद करना पड़ा, क्योंकि एक डर था कि तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीब था, उनके सपोर्ट से आगे बढ़े हैं और हमारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको खतरा होता, तो हमने बंद कर दिया और 5 साल बंद था वो। 2001 में जब 9/11 हुआ और अमेरिका ने फैसला किया कि अब वो अलकायदा, पहले तो उन्होंने तालिबान को कहा कि आप मुझे उसामा बिन लादेन दे दें तो फिर ठीक है, और तालिबान ने मना कर दिया क्योंकि उनका एक दूसरे पे डिपेंडेंस था। फिर अमेरिका ने फैसला किया कि तालिबान को हटाना पड़ेगा काबुल से और हम अलकायदा के पीछे जाएंगे। तो जब एक बार उनके फोर्सेस आए और फिर हमें एक मौका मिला कि हम अपने एम्बेसी को रीएस्टैब्लिश करें, क्योंकि जो नए लोग आ रहे थे वो भारत के खिलाफ नहीं थे अफ़गानिस्तान के, तो हमें बहुत जल्दी ही आगे बढ़कर एम्बेसी को रीएस्टैब्लिश करा। और मुझे याद है उस समय मैं पहली बार काबुल गया 21 नवंबर 2001 को, तालिबान के निकलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि अपनी एम्बेसी को उस समय रीएस्टैब्लिश करना था। उसमें उस समय कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं था, एयरपोर्ट पे कोई इमिग्रेशन सिस्टम नहीं था, सिविलियन फ़्लाइट्स नहीं थे, तो हमें अपने एयरफोर्स से एक स्पेशल फ़्लाइट लेकर, और हम पाकिस्तान के ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि पाकिस्तान को अगर पता होता कि हम जाने वाले हैं तो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकते। तो फिर हम ईरान के थ्रू गए, फिर अफ़गानिस्तान में गए, तो जो 1.5 घंटे की फ़्लाइट होनी चाहिए तो 6 घंटे लगी वहाँ पहुँचने के लिए। फिर हम गए और वहाँ जाके हमने देखा कि जो हमारा एम्बेसडर का रेजिडेंस था उसको तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, उसको बहुत बुरी हालत में छोड़ा था, अब तो छोड़ के भाग गए थे। लेकिन जो हमारी एम्बेसी थी उसको जिस हालत में हमारे लोगों ने शट किया था उसी हालत में था, और हम जाकर खोलकर एक बार फिर से अपने सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ख्याल उन्होंने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो एज ही थी। हमारी जो स्टाफ कार थी वो एज इट इज़ थी, और उस समय इंडियन एयरलाइंस की एक बस थी वो एज इट इज़ थी एम्बेसी के अंदर। बस खोल के हम लोगों ने फिर काम शुरू किया, और वो जो हमें एक मौका मिला उसके बाद हमने अफ़गानिस्तान को आर्थिक मदद देना शुरू किया, क्योंकि एक फ़ैसला ये था कि आर्थिक मदद के ज़रिए हम अफ़गानिस्तान को में अपने प्रेजेंस को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, और उसमें हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि जो अमेरिका मदद देगा, ब्रिटेन मदद देगा वगैरह, वो उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमिक लेवल अलग है। हमारा एक इकोनॉमिक लेवल है एज अ डेवलपिंग कंट्री, जो एड हम प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत फ़ायदा होगा। और हमने जो एड प्रोवाइड किया उससे अफ़गानिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। अब जैसे हमने 500 बसें दी अफ़गानिस्तान, उसमें अफ़गानिस्तान के नेता कहते थे कि हर बस पे विद इन सिटी मूवमेंट पे, इंट्रा सिटी 2000 लोग चढ़ते थे। तो 500 को अब 2000 से गुना करें, इसका मतलब 10 लाख अफ़गान रोज़ हमने जो बस थी उस पर चलते थे। फिर हमने बच्चों के मिड डे मील के लिए हाई प्रोटीन बिस्किट्स देना शुरू किया। 2 मिलियन अफ़गान स्कूल जाने वाले बच्चे मिड डे मील में भारत के दिए हुए हाई प्रोटीन बिस्किट्स। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए, एक रोड बनाया ज़रान दिलाराम, एक पावर प्रोजेक्ट, एक डैम प्रोजेक्ट। इस सब की वजह से अफ़गानिस्तान में एक लोगों ने महसूस किया कि भारत हमारा स्थायी मित्र, शुभचिंतक है, और भारत ने जो मदद किया उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो अब इसका एक नतीजा ये निकला कि अब जब तालिबान वापस आ गए हैं, तो हालांकि हमारे एम्बेसी एज सच नहीं है, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम है
और जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ पब्लिक डोमेन में, तालिबान के जो लोग अब वहाँ हैं वो हमें कह रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किए थे और हमें जो आर्थिक मदद दी थी उसको आप जारी रखें, क्योंकि इससे हमको फ़ायदा हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। तो जो हमने 2001 के बाद 2021 तक 20 साल में जो आर्थिक सपोर्ट दिया अफ़गानिस्तान में, जिसका बहुत वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट रहा, तो उसका हमारे लिए मेरे ख्याल बहुत अच्छा नतीजा रहा है। तो इसमें ये देखने की बात है कि जब एक नया अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको एक्सप्लॉइट करके और एक स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह का असिस्टेंस दें, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो अफ़गानिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो। उस समय भी कई लोग कहते थे कि भारत को मिलिट्री असिस्टेंस देना चाहिए, और एक जहाँ तक मैं जानता हूँ सरकार का खास फैसला था कि उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और इकोनॉमिक असिस्टेंस को तो कोई नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकता है, और उसका इम्पैक्ट है। वो तो एक देश के विकास के लिए मदद की जा रही है, और ये आपने बोला इकोनॉमिकल, और कहीं ना कहीं एक सिविलियंस को भी ये चीज़ पता है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान भाई भाई, ये वाले का नारा, मुझे लगता है ये जो नारा है वहीं से ही शुरू हुआ था, जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ था, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में जो भारत का एक बहुत बड़ा रोल था, उसके साथ साथ डेवलपमेंट का रोल था, और बहुत सारे ऐसे 360 डिग्री हेल्प किया भारत ने अफ़गानिस्तान का। लेकिन अभी मैं मौजूदा हालात की अगर बात करूं, आपसे समझना चाहूं कि 2001 और आज 2024 तालिबान वापस 1996, 2004 और 2024 तालिबान वापस आ गया है। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आप देखते हैं कि वो जो पॉलिसी, वो जो मेहनत, वो जो एक देश पे काम किया गया था, अब अगर आप वो पूरा सिस्टम समझते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उस देश के लिए, उसके सिटीजन्स के लिए, और जो डेवलपमेंट की कगार पे, विकास की कगार पे वो देश खुद था, अब कैसा देखते हैं? थोड़ा सेटबैक तो ज़रूर हुआ है, खासकर वुमेन्स राइट्स पे, और एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है जो वापस आ गया है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर रहा है। लेकिन हमें भारत की इंटरेस्ट को देखना है कि कोई भी पावर में हो किसी भी देश में, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान जैसे देश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि चाणक्य के समय से जो कहते हैं कि आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त रहेगा, तो उस हिसाब से हमारा पोटेंशली अच्छा मित्र है, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बन गया, जो पहले से एक इंडिया था। पाकिस्तान एक नया देश था और उसको संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में आना था, तो उस पर वोटिंग हुई। उस वोट में सिर्फ एक देश ने पाकिस्तान के मेंबरशिप के खिलाफ वोट किया था, और वो देश था अफ़गानिस्तान। क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर अभी भी समझौता नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का कहना है कि जो पश्तून एरियाज़ है पाकिस्तान की तरफ, उनको हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान का पार्ट होना चाहिए था। ब्रिटिश ने ये लाइन ड्रॉ किया है, तो उस पर अभी तक समझौता। और तालिबान 1.0 में भी जो भी बिल्कुल पाकिस्तान पे निर्भर थे, उन्होंने भी इस बात को नहीं माना था, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को यूज़ कर रहा था हमारे खिलाफ टेररिस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम बना था 2001 के बाद, जहां अमरीकी प्रेजेंस के कारण हम जो काम करना चाहते थे उस पर कोई रुकावट नहीं थी। हमने बहुत काम किया आर्थिक सपोर्ट में, और उस पर अफ़गानिस्तान की सरकार पे, अफ़गानिस्तान के लोगों पे बहुत इम्पैक्ट रहा। अब इनफैक्ट खासकर उस समय मैं देखता था कि अमरीकी फोर्सेस जो थे वो कई पब्लिक ओपिनियन पोल करते थे, और उस सब पोल में ये नतीजा आता था कि हमारा सबसे पॉपुलर देश जो लोग मानते थे वो हिंदुस्तान था, क्योंकि वो कहते थे कि हिंदुस्तान हमारी मदद कर रहा है, और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। हम हज़ारों की संख्या में अफ़गान इंडिया आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो उस समय जो बेस मेरे ख्याल भारत की सरकार ने इस्टेब्लिश किया, उसका कुछ हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम अभी भी देख रहे हैं।
एक और आपने बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मेरे इनिशियल जो क्वेश्चन था उसका आपने आंसर दिया था कि आपने मॉस्को में जब सोवियत यूनियन था 81-82 तब सर्व किया था, फिर उसके बाद 1997 से 2000 तक आपने वहाँ पे सर्व किया था, और रशियन लैंग्वेज आपने सबसे पहले करियर स्टिंट में जो सबसे पहली फॉरेन लैंग्वेज सीखी वो रशियन सीखी। अच्छा, भारत के रिलेशंस की बात करूं रशिया के साथ, पहले सोवियत यूनियन, क्योंकि एक असमंजस बनी हुई थी सोवियत यूनियन के साथ, और खासकर लाल बहादुर शास्त्री जो पूरा केस हुआ उसके बाद से आपने ये रिलेशनशिप जो देखे वो कैसे डेवलप होती, क्योंकि दोनों नए देश थे, और ये बहुत मुझे लगता है कि आप यू आर द राइट पर्सन जो आप हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ काम करना और रशियन फेडरेशन के साथ काम करना, हाउ डिफरेंट वाज योर एक्सपीरियंस, और भारत का के साथ जो अप्रोच था दोनों ही अलग अलग देशों का, वो कैसे इवॉल्व हुआ। सोवियत यूनियन और रूस दोनों भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टर्स और दोस्त रहे हैं। शुरू में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे स्टालिन, उन्होंने हमारे लीडरशिप को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा। वो उनको देखते थे कि स्टिल पार्ट ऑफ द बुर्जुआ कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो शक की नज़र से देखते थे। लेकिन एक बार जब क्रुश्चेव प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने, उस समय ये भी हुआ कि भारत ने देखा कि यूएस, यूके और यूरोप हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है उन मामलों पे जहाँ हमें ज़रूरत है। अब जैसे 1948 में हम कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को लेके गए। शुरू में वहाँ अमेरिका ने हमारा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड है, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने अग्रेशन किया है, ये गलत बात है। फिर आप डीक्लासिफाइड आर्काइव्स को देखें तो उसमें है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को जाके कहा कि आप अपने पोजीशन को बदलें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक इंडिपेंडेंट देश है, और इनके जो लीडर्स हैं इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं। डीकॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया है, हमें निकाल दिया है वहाँ से, अब अफ्रीका में डीकॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा हमारे ऊपर निर्भर रहेगा और छोटा देश है, हमें मिलिट्री फैसिलिटीज़ देगा, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो यूएन में अमेरिका और यूके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट करने लगे, तो हमारे लिए एक चैलेंज हो गया। उस समय सोवियत संघ, जिसका अमेरिका के साथ अब कंपटीशन हो रहा था ग्लोबल स्तर पे, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने यूएन में भारत को सपोर्ट करना शुरू किया। और कई जो अमेरिका और यूके ने रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, सोवियत संघ ने वीटो किया, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। 1955 में सोवियत संघ के नेता भारत आए, 1955 में, और यहाँ से वो श्रीनगर गए, और श्रीनगर जाके उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। तो वो एक सपोर्ट तब से चला रहा। और जब अमेरिका और यूरोप हमें हाई लेवल मिलिट्री सप्लाईज नहीं देना चाहते थे, तो हमें सोवियत संघ से मिल रहे थे। 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ बांग्लादेश के संदर्भ में, उस समय अमेरिका ने पूरी तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और उस आपको याद होगा 7th फ्लीट को उन्होंने बे ऑफ बंगाल में भी भेजा भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और उस समय अगस्त 1971 में हमने सोवियत संघ के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन किया था, जिससे कि ग्लोबल स्तर पे अमेरिका को भी पता चल गया कि भारत को एक सपोर्ट है। तो हमारे लिए लोग, पॉलिसी मेकर्स में, आम जनता में एक भावना है कि सोवियत यूनियन हमारा फ्रेंड रहा है। अब जब सोवियत यूनियन टूट गया 1990 में और जो नया रशिया उभरा, तो उसमें शुरू में जो उनके नेता थे वो अमेरिका और यूरोप से अपने रिश्ते बनाना चाहते थे। वहाँ एक माहौल था कि हम हार गए, अमेरिका जीत गया, अमेरिका को जो सिस्टम है वही बेहतर है, तो हमें भी उसी तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। तो 1990 से लेकर 97-98 तक ये रहा। और उस समय के जो लोग देखते हैं कि उस समय हमें उतनी मदद रशिया से नहीं मिली जितना पहले, और ये भी हो सकता है कि उनको अपने डिफ़िकल्टीज़ थे। उस समय एक नया सिस्टम बन रहा था, पुराना सिस्टम कोलैप्स हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब यूएस और वेस्टर्न यूरोप रशिया को पूरी तरह दोस्त की निगाह से नहीं देखते हैं,
और एक इन लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एक कंपेटिटर एडवर्सरी ही समझते हैं। और एक बार जब नेटो एक्सपेंशन टू द ईस्ट और जो पहले देश थे जो वार्सो पैक्ट के सदस्य थे सोवियत यूनियन के साथ, वो अब नेटो ज्वाइन करने लगे, तब रशिया का रवैया फिर बदलने लगा और जो उनके पुराने दोस्त थे, सहयोगी थे, उनके साथ फिर उन्होंने रिश्ते बनाने शुरू किए। 2000 में, उस समय मैं रशिया में था, 2000 में प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति बने और 2000 में रशिया और भारत ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया और तब से फिर रशिया का सपोर्ट होने लगा है। और मैं कहता हूँ कि अब देखें तो शायद सोवियत संघ और रशिया भारत के प्रति वही रुख रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस समय दुनिया में सबसे 2 शक्तिशाली देश थे, यूएस और सोवियत संघ, और आज की तारीख में मेजर ग्लोबल कॉन्टेस्टेशन जो है वो है यूएस, चाइना और रशिया। तो एक नई स्थिति है और इसमें चाइना अमेरिका का मेन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल कंपेटिटर है और रशिया मेन मिलिट्री कंपेटिटर है। तो ये एक नई सिचुएशन है जिसमें हम अपने अलग अलग रिश्तों को देख रहे हैं। मैं आपसे इजाज़त लेकर के ये सवाल पूछना चाहूँगी आपसे सर कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो केस है, जो डेथ हुई, उसको लेकर के बहुत सारी भारत की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सवाल टाइम एंड अगेन खड़े होते रहे हैं। बहुत अनसॉल्व्ड ये एक मिस्ट्री कहते हैं लोग, बहुत अनसॉल्व्ड ये केस रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि हम जस्टिस कर पाए हैं अपने, क्योंकि हमारी उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ रिलेशंस अलग थे, मगर तब भी हम कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे कभी? अब हर चीज़ में कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ होती हैं, पर तो इस मामले के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर मैं इस बात में करना चाहूँगा और हमें ये ध्यान रखना है और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर देश अपने हित को देखता है। कोई भी देश ये काम नहीं करता है कि किसी और देश की मदद करें, वो अपने हित को देखता है और जहाँ कन्वर्जेंस होता है वो हम साथ करते हैं। तो उस समय जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, जिसमें काफ़ी लोगों ने बाद में उसको क्रिटिसाइज़ भी किया था, लेकिन उस समय अमेरिका के रिश्ते 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ ख़राब हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का मिलिट्री एलाई था। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री अलायंस थे उसको उसने ज्वाइन किया हुआ था। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। पर युद्ध के कारण अमेरिका ने मिलिट्री सप्लाई पाकिस्तान को बंद कर दिया था, तो पाकिस्तान उनसे नाराज़ थे। 1962 में जब हमारा चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय हमारे सोवियत संघ के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन सोवियत संघ के चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। तो उस समय 1962 में अमेरिका ने हमें ज़्यादा मिलिट्री सप्लाईज दिया, क्योंकि वो चीन को दूसरे तरीके से देखते थे। और तो भारत में एक्सपेक्टेशन था कि जब भी कोई कॉज हो जो भारत सही पोजीशन पे हो तो अमेरिका सपोर्ट करेगा। लेकिन 1965 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने हमें भी सप्लाई नहीं किया, पाकिस्तान को भी सप्लाई नहीं किया, तो दोनों देशों के साथ। तो सोवियत संघ ने यहाँ एक रास्ता देखा अपने लिए और उन्होंने मीडिएशन ऑफ़र किया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए। तो हमें बस यही देखना है, हर देश अपने इंटरेस्ट को देखता है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल दृष्टिकोण है जिससे हम किसी भी इश्यू को समझने की कोशिश करें।